नमस्कार। संजय बग्गा शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गुरप्रीत सिंह जी, रमी हमारे बीच में है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमी की पहचान कैसे बनी? सोशल वर्क में आप जो इतना बढ़ चढ़ कर आगे आए। धर्म सबके अलग अलग होते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, पर सबसे पहले जो भगवान ने पैदा किया वो इंसान, और लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने की तमन्ना हमेशा रही, क्योंकि अपने भी जो दिन थे बहुत अच्छे नहीं निकले। जब कोरोना काल के दौरान जब आपने ऑक्सीजन लंगर की शुरुआत की, तो शायद कोई भी ऐसा पल नहीं कि जिससे हमारे पास ऑक्सीजन ना हो। हॉस्पिटल कोलैप्स हो गए, सरकारी संस्थाएं कोलैप्स हो गई, बट वाहिगुरु ने उस गुरुद्वारे के नीचे जो ऑक्सीजन का एक लंगर स्टार्ट हमने किया। कोई ऐसी परिस्थिति आपने देखी हो कि जो आपसे देखी नहीं गई, जो अब तक आप नहीं भूले? तो लड़की ने बताया डॉक्टर को कि मैंने 20 गोलियां नींद की खा ली हैं, मैं सुसाइड कमिट कर रही हूँ, तो मेरा ट्रीटमेंट प्लीज़ मत करो। ये जबरदस्ती मुझे ले आए। HMPV चाइना में सुनाई दे रहा है और इंडिया में भी कुछ केसेस मिले हैं उसके। तो क्या तैयारी है आपकी और क्या सरकार की तैयारी है? हमारे पास पीछे 100, 150, 200 बेड, कंसनट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, इसके अलावा बहुत चीज़ें ऐसी जो उस टाइम पे यूज़ होती हैं, वो हमने अपनी तैयारियां कर रखी हैं कि अगर कोई भयंकर आपदा आई, उसके लिए खालसा इंटरनेशनल हमेशा गरीबों की मदद के लिए तैयार मिलेगी। किस तरह से मैनेज कर पाते हैं इतने बड़े खर्चे को? बग्गा साहब, हमारे सिख धर्म में एक दसवंत की प्रतिक्रिया जो शुरू गुरुओं ने की हुई है। ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे आज के समाज को? किसी के लिए कुछ इतना सा करोगे तो शायद रात को जो नींद आएगी ना, मुझे लगता नहीं कि ऐसी आनंदमय नींद कोई भी करोड़पति या अरबपति को भी आती होगी, जो किसी की सेवा करके जो नींद आती है। नमस्कार। संजय बग्गा शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे आज के नए एपिसोड में, हमारे आज के नए पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत को हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं जो कि किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं है, कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। उनको गाज़ियाबाद NCR की सारी जनता उनके प्यार को, उनके स्नेह को, उनकी समाज सेवा को भली प्रकार से जानती है। उनका नाम है गुरप्रीत सिंह जी, रमी। गुरप्रीत सिंह जी, रमी हमारे बीच में है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। गुरप्रीत जी, आज हमारे स्टूडियो में आप आए, हमारे पॉडकास्ट में आप आए। सबसे पहले तो हम SB रिकॉर्ड्स अकेडमी और SB रिकॉर्ड्स स्टूडियोज़ की तरफ से आपका स्वागत करते हैं, और संजय बग्गा पॉडकास्ट में आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे जो है आपकी ज़िंदगी की शुरुआत से लेकर है कि आपका नाम है गुरप्रीत सिंह जी रमी। रमी आपका निक नेम है और रमी के नाम से आपको सारी जनता समाज की पूरा समाज जानता है। और आप सबसे पहले ये बताएं कि आपका जन्म स्थान कहाँ क्या था, और आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी रही, आपका बचपन कैसे रहा? मेरा जन्म स्थान गाज़ियाबाद ही है। गाज़ियाबाद का मेरा जन्म है, और एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ जी। पर बाई बैड लक मेरे फादर साहब की डेथ जब मैं 4th क्लास में था, ओके। तब डेथ हो गई थी। तो उसके बाद जो मेरी स्टडीज़ हैं, कॉन्वेंट स्कूल इंग्राम इंस्टीट्यूट गाज़ियाबाद में स्टडीज़ चली। ओके। और वक्त के साथ साथ जो दिखते हैं, जो परेशानियां एक घर में जब फादर साहब नहीं होते, वो सारी फेस करने को मिली। जी। तो तभी एक तजुर्बा और एक कम उम्र में कुछ करने का साहस उसी टाइम मन में आ गया था। ओके। आपके और परिवार में और कितने सदस्य हैं वैसे? मेरी 6 सिस्टर हैं, 6 सिस्टर हैं, और अच्छा, 2 ये तो हम बड़ी भाई हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी आपके ऊपर पिताजी के जाने के बाद। तो तब उसके बाद 6 सिस्टर में 3 सिस्टर की शादी हो चुकी थी, जी। 3 सिस्टर अनमेरिड थी जब फादर साहब की डेथ हो गई। अच्छा। तो सारी सिस्टर की शादी करनी, अपना घर चलाना और साथ साथ में स्टडी करना तो शुरू से ही, बचपन से ही चैलेंज एक्सेप्ट करने की एक आदत पड़ गई। तो वहीं से हमारा ज़िंदगी को लेकर एक फ़ाइट चालू हुई। अच्छा, ये सोशल रमी की पहचान कैसे बनी? सोशल वर्क में आप जो इतना बढ़ चढ़ कर आगे आए, आपने गुरुद्वारा समिति में अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और एक इंदिरापुरम स्थित गुरुद्वारे को भी आपने अपने अथक प्रयासों से कहाँ पहुंचा दिया। उस गुरुद्वारे में आज देखते ही बनती है उसकी प्रतिभा। इतना सुंदर गुरुद्वारा आपने बनाया है,
किस तरह से आपने ये सोचा कि मैं इस तरह के काम करूँगा बड़ा होके? धर्म सबके अलग अलग होते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, पर सबसे पहले जो भगवान ने पैदा किया वो इंसान। जी। और जब इंसानियत तुम्हारे दिल में ज़िंदा होगी तो तब किसी के लिए कोई हमारे लिए भेदभाव नहीं होगा, किस कम्युनिटी का कोई है। तो शुरू से ही इंसानियत ज़िंदा रखी अपने दिल में, और लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने की तमन्ना हमेशा रही, क्योंकि अपने भी जो दिन थे बहुत अच्छे नहीं निकले, बहुत फाइट रही, स्ट्रगल रही बचपन से ही। स्टडी के बाद अपना कॉलेज भी गए, उसके बाद अपने ही फैक्ट्री में अपने ही काम किए, बट हमेशा स्ट्रगल सामने रही। कोई अपनी स्ट्रगल का ऐसा कुछ हिस्सा बताएंगे जो आपने जिसको आप भुला नहीं पाए अब तक? हालांकि स्ट्रगल ये पर्सनल सवाल है, लेकिन नहीं, स्ट्रगल का हिस्सा कि कुछ फादर की डेथ के बाद जब फैमिलीज़ में डिस्प्यूट्स आते हैं, जी। तो एक दिन पाया कि हम सड़क पे खड़े हुए हैं, जी। जो हमारी फैक्ट्रीज या जो भी हमारे कारोबार थे सब ज़ीरो हो गए हैं। ओके। ज़िंदगी दोबारा शुरू करनी है, ये बात जाके 12th क्लास के बाद पता चलेगी। अब ज़िंदगी दोबारा शुरू करनी है, अब हमारे पास कुछ नहीं है। तो वहाँ से एक लाइफ फिर दोबारा चालू हुई, जो था सब ज़ीरो हो गया। ओके। खैर, ये पर्सनल सवाल पूछने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और क्योंकि आपको जो समाज या दुनिया या यहाँ के लोग जो आपको जानते हैं, और पूरे देश दुनिया में भी आपको बुलाया गया, आपका सम्मान किया गया है, विश्व भर में आपको लंदन बुक्स ऑफ में भी शायद आपका नाम आया है, और उसके पीछे था ऑक्सीजन लंगर। ऑक्सीजन लंगर जो पेंडेमिक के टाइम में आपने चलाया, जब कोरोना काल के दौरान जब आपने ऑक्सीजन लंगर की शुरुआत की, ये आपके दिमाग में आया कैसे कि लंगर हो तो और ऑक्सीजन का लंगर हो? ये आपके आइडियाज़ कैसे आए, और आपने इतने बड़े स्टेप को उठाया कैसे, किस वजह से, कैसे, और कितने खर्चों का काम था ये जो सरकार नहीं कर पाई थी? तो आपने उस बीड़े को कैसे उठाया कि मैं ऑक्सीजन दूंगा सबको? और जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने पढ़ा भी है आपका, वर्ल्ड की इंटरनेशनल मैगजीन में भी आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह हैं, और आप फ्रंट पेज पर हिंदुस्तान के गिने चुने लोगों के नाम, शायद एक टिकैत साहब का और एक आपका नाम फ्रंट पेज पर है। तो ये अचीवमेंट के लिए आपको प्रेरणा किससे मिली, और आपने कैसे सोचा कि मैं ये कर पाऊंगा? प्रेरणा जब आगे मंजिल कहीं नज़र ना आ रही हो, क्योंकि कोरोना में जब 2019 में मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया, उसी दिन से हमने मन में एक विचार आया कि जो बंदा सुबह से कमाता है शाम को खाता है, उसका क्या इंतजाम किया जाए। उसके इंतजाम में लगे, तो तब सबसे पहले कोरोना में हमने अपने राशन का एक लंगर स्टार्ट किया, जिसमें बना हुआ फूड करीब रोज़ का 10-15 हज़ार आदमियों का, और कम से कम भी 155 टन राशन हमने उस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट किया। हमने अनाउंस किया कि हमारे एरिया के 50 किलोमीटर में भी किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। जब तक किसी के घर में राशन या उसका चूल्हा नहीं जलेगा, उससे पहले हम रोटी नहीं खाएंगे। ये मेरी टीम ने और मैंने प्रण लिया। बहुत बढ़िया। तो उसमें वाहिगुरु ने हमारा हाथ थामा। अगर हमारे पास पैसा नहीं होता था तो हमारे राशन बाहर से लोगों ने बहुत सेवा दी। तो 155 टन राशन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया एनसीआर में और गाजियाबाद। बहुत बड़ी संख्या है ये आपने जो बताई है। लेकिन ये जो सिलेंडर जैसी चीज़ जो उन दिनों में मेरे ख्याल से सिलेंडर सोने चांदी से भी महंगा, डायमंड से भी महंगा हो चुका था। गैस, लोगों को ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही थी कहीं से, किसी भी कीमत में कोई देने को तैयार नहीं था। उसका आपने लंगर चलाया, वो कैसे आपने मैनेज किया? मैं उसी पे आ रहा हूँ कि पहला लंगर जो था वो लंगर का लंगर था। तब तक इतनी पेंडेमिक नहीं थी, इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। तो सरकार और हमने खालसा इंटरनेशनल मिलकर एक जो टेस्टिंग सेंटर है वो गुरुद्वारा इंदिरापुर में लगाया गया, जिसमें 5 लाख टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। 5 लाख टेस्ट? 5 लाख टेस्ट। वो सबसे बड़ा हमारा कोविड सेंटर एक बना, जिसमें इतने ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग हुई। रोज़ की 400-500 टेस्टिंग होती थी जी। उसमें ऊँट किस करवट बैठ रहा है वो हमें हर 1 घंटे 2 घंटे पता चलता था कि आप क्या पोजीशन आने वाली है। इस पोजीशन को जो ऑक्सीजन की थी, हम इसे 10 से 15 दिन पहले ही भाप चुके थे, क्योंकि जो भी पेशेंट आता था उसकी जो प्रॉब्लम्स आनी चालू हुई, तो हमने देख लिया भी, क्योंकि हमारा जो टाइप था वो बाहर सिर्फ इंडिया से, हम इंडिया पे डिपेंड नहीं थे, कनाडा, अमेरिका, चाइना, जहाँ ये वायरस होके जा चुका था। तो वहाँ से हमें कन्फर्मेशन आई भी अब जो प्रॉब्लम आनी है इंडिया में वो आनी है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की तैयारी के लिए कि हम कैसे लोगों को दिया जाए, हमारे पास हॉस्पिटल तो है नहीं। और जब लोगों के फ़ोन पे फ़ोन कि ऑक्सीजन के बारे में लोगों की जान जा रही है, सांस हो गए, हॉस्पिटल सारे फुल पैक हो गए, तब कोई रास्ता नज़र नहीं आया। तो एक
वाहिगुरु के ऊपर विश्वास करके गुरुद्वारा इंदिरापुरम में वो निशान साहब के नीचे दिमाग में आया कि अब ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन कैसे लानी है और कैसे लोगों को देनी है। तो उसका आइडिया जो आया, जो मैंने अपनी टीम से डिस्कस किया, मेरे टीम के सारे मेंबरों ने मना कर दिया कि कोई भी आदमी अगर कैजुअलिटी हो गई तो बहुत बड़ा ब्लेम आएगा, क्योंकि हम ना हमारे पास लाइसेंस है हॉस्पिटल का, ना हम एक्सपर्ट्स हैं। बट ये है कि किसी को बचाने का जज्बा दिल में था, कुछ कर जाने का जज्बा दिल में था, तो इस करके इस चीज़ को कि ऑक्सीजन हम गाड़ियों में ही देंगे, ये डिसीजन मैंने अपना सेल्फ डिसीजन लिया। मेरी पूरी टीम पहले इसके साथ मेरे साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाया, पर बाद में जब देखा कि हाँ भाई लोग मर रहे हैं तो हमें यही पोजीशन है और तो कुछ है नहीं, कि हॉस्पिटल हमारे पास थे नहीं, तो हमने गाड़ी में ही ऑक्सीजन देने का अपना प्लान को किया। और मैं एक इंडस्ट्रीज फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो करीब जितने भी मेरे कज़न्स और जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं सबकी इंडस्ट्री है, सबके पास ऑक्सीजन सिलेंडर उनकी फैक्ट्रीज में थे। ओके। तो वो सारे खाली सिलेंडर जो हमसे थे, करीब 200-300 सिलेंडर मेरे पास पिछला बैकअप आ गया, क्योंकि सबको मैंने फ़ोन करके सबने खाली सिलेंडर्स भेजे। अब उसको भरवाने की जो जिम्मेवारी थी वो सबसे बड़ा काम था। खाली तो सबके पास हमारे पास मिल गए, बट भरने हुए सिलेंडर की दिक्कत आई, जो पहले कुछ गाज़ियाबाद से हमने कोशिश की, पर धीरे धीरे गाज़ियाबाद से बैकअप ख़त्म हो गया, तो हमें ऑल ओवर इंडिया इसके लिए तलाश करनी पड़ी, चाहे वो 300 किलोमीटर हो, चाहे वो 500 किलोमीटर हो। पर हमने अपना प्रण कर लिया, हमें ऑक्सीजन यहाँ चाहिए। मेरे को जानकारी है कि आपने बड़ी दूर दूर से सिलेंडर मैनेज किए थे इस गैस ऑक्सीजन क्योंकि के लिए। सरकार अपने जो हाथ पैर मारी थी वो सिर्फ गाजियाबाद और उसके आसपास में मार रही थी। जी। हमने उसको दिमाग से वो निकाल दिया कि यहाँ से हमें गैस नहीं मिलेगी। वो 2-4 बार ही मिली, उसके बाद वहाँ पे सब सील हो गए, सब डीएम और सब सरकार के हाथ में सारे गैस प्लांट आ गए। तो हमने यहाँ पे काम करना ही बंद कर दिया। हमने जो अपनी अप्रोच लगाई वो पंजाब, हरियाणा और जो हमारे स्टेट जो जुड़ते हैं, हमने वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ भेजी और वहाँ से हमारी गाड़ियाँ पे सिलेंडर पे लोड हुए और रोज़ की 3-3 4-4 गाड़ियाँ आती थी। उसमें कई दिक्कतें भी आती थी, कई बारी जो ऑक्सीजन के जो प्लांट्स है वो गवर्नमेंट सील भी कर दिए, 3-3 दिन वेट भी करना पड़ गया। तो ऐसे कई सारी कंडीशंस आई। बट ये है कि वाहिगुरु ने एक अच्छे निश्चय से, एक दृढ़ निश्चय से, एक साफ मन से काम शुरू किया था। तो शायद कोई भी ऐसा पल नहीं कि जिससे हमारे पास ऑक्सीजन ना हो। हॉस्पिटल कोलैप्स हो गए, सरकारी संस्थाएं कोलैप्स हो गई, बट वाहिगुरु ने उस गुरुद्वारे के नीचे जो ऑक्सीजन का एक लंगर स्टार्ट हमने किया, वो जब तक ज़रूरत ख़त्म नहीं होगी तब तक वो लंगर समाप्त नहीं हुआ, ऑक्सीजन चलती रही। तो पेंडेमिक का समय तो 2020 तक काफ़ी लंबा चला था, उसके बाद फिर से पेंडेमिक हुआ था, फिर से लॉकडाउन हुआ था, तो उस दौरान भी आपने इस तरह से ही काम किया था? 2020 में ही एक्चुअली ये ऑक्सीजन की प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। उससे पहले जो थे बहुत माइनर सा हुआ आया था, उसमें हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो उसमें मरीज ठीक हो रहे थे। ये खालसा इंटरनेशनल हेल्प इंटरनेशनल का क्या आपका किस तरह खालसा से हेल्प इंटरनेशनल मेरी पहले जब कोविड आया था तब तो हमने गुरुद्वारा इंदिरापुरम के प्लेटफॉर्म पे काम किया, जी। पर जब हमारा एक सर्कल बढ़ गया तो हमने अपनी एक संस्था खालसा हेल्प इंटरनेशनल, जी जैसे खालसा एड है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में अपनी सेवाओं के लिए जानी पहचानी जाती है, जी जी तो हमने अपनी खालसा हेल्प इंटरनेशनल उसका नाम रखा। और आज भी इस संस्था के थ्रू बहुत लोगों को मेडिकल हेल्प, एजुकेशन हेल्प ये सारी पहुंचा रहे हैं। अच्छा सिंह साहब, एक सवाल और मेरे दिमाग में आया था कि जो उस दौरान बहुत लोग ऐसे थे कि जिनके पास मतलब कुछ भी नहीं था, पैसा नहीं था, देला नहीं था, उस और ऊपर से पेंडेमिक में वो दुखी हो गए और वो उसकी वजह से मरने की नौबत आ गई। तो आपने उन जैसे कोई ऐसी परिस्थिति आपने देखी हो कि जो आपसे देखी नहीं गई, जो अब तक आप नहीं भूले, कोई ऐसी घटना आपको याद है कि उस दौरान? बगा जी, ऐसी घटना अगर मैं शायद बताने जाऊं जो ज़िंदगी में बीती, आप बीती है, तो शायद हमारा ये इंटरव्यू है 4-5-6 घंटे से कम पहले ख़त्म नहीं होगा। बट इसमें बहुत दो चीज़ें जो दिल को बिल्कुल कचोड़ देती हैं। एक लड़की रात 11:30 बजे उसके कोई ऑफिस का स्टाफ उसको लेके आया कि इसको कोरोना है। वो गाड़ी में ही थी और वो लड़की हैंडीकैप थी। उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी शाम को बिकॉज ऑफ कोरोना। और लड़की का जब हम ट्रीटमेंट करने के लिए लड़की के पास मेरे डॉक्टर्स गए तो लड़की ने बताया डॉक्टर को कि मैंने 20 गोलियां नींद की खा ली हैं, मैं सुसाइड कमिट कर रही हूँ, तो मेरा ट्रीटमेंट प्लीज़ मत करो, ये ज़बरदस्ती मुझे ले आए हैं। उसे लड़की को कोई अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी, तकरीबन 1 लाख रुपए उसकी सैलरी थी, बट उसको अपना फ्यूचर अंधकार नज़र आ गया। उसकी मदर नहीं थी जो उसको हेल्प करती थी, वर्क फ्रॉम होम भी करती थी और वो अपने ऑफिस भी जाती थी। बट उसने देखा कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो उसने खुद बताया मेरे डॉक्टर्स को और हमें कि मैंने 18 से 20 गोलियां
खा चुकी हूँ, और मेरे ट्रीटमेंट मत कीजिए, मुझे मरने दीजिए। उस वक्त की स्थिति में ऐसा बहुत से परिवारों में हुआ कि बहुत निराश हो गए थे लोग, और उन निराशा में कुछ लोगों ने आशा भी अपने मन में जगाई, और उनके जीवन पर इस पेंडेमिक का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। आपको क्या लगता है कि वो उस वक्त जो प्रभाव पड़ा था वो आज भी उनके दिमाग पर है, या भूल चुके हैं वो उस घटना को? आम दुनिया तो वैसे ही चलने लग पड़ी है, फिर आदमी को अपनी ही आपाधापी में सब मशगूल हो गए। पर उस टाइम हर इंसान को भगवान, अल्लाह, रब याद आ गया था, जब हर किसी के आसपास में इतनी डेथ्स, इतनी कैजुअलिटी हो रही थी। पर आज फिर लाइफ वैसे ही चल रही है, अब लोग फिर भूल गए हैं। बट उस दिन जब कुदरत ने अपना कहर दिखाया था तो हर इंसान कांप उठा था। उसमें मैं आपसे एक और वाक़या शेयर करना चाहूँगा। आपने बताया जो ज़िंदगी को झेड़ देता है, उसमें एक पेरेंट्स एक अपने बेटे 24 साल के अनमैरिड बेटे को लेके आए। उसका एक छोटा भाई भी था, और पेरेंट्स ने अपनी गाड़ी में कहते भी हमारे बेटे को बचाओ। जो भी हमारे पास आता था वो रोता हुआ आता था, क्योंकि उसको पेशेंट, उसका हर बंदे का अपने घर का अगर कोई परिवार का मेंबर है तो उसके लिए हर आदमी का आंसू निकलते हैं। माँ बाप रोते हुए आए हमारे पास, हमारे बच्चे को बचाओ, हमारे बच्चे को बचाओ। जब हमने बच्चे में देखा, ना तो सांस थी, ना ऑक्सीमीटर का मीटर काम कर रहा था, ना नब्ज़, कुछ भी उसमें एक्टिविटी ऐसी नहीं थी कि जो उसके सिम्टम्स पैदा करें कि उसमें जान है। बट हम डॉक्टर नहीं थे, हमारा काम था कि हम फर्स्ट एड देते थे, कि ऑक्सीजन का हम प्रेशर देते थे, ऑक्सीजन की एक हमने सेवा चालू की थी, हम उसी को कंटिन्यू करते थे, उस पर ही हम कोशिश करते थे उसी के पेशेंट को बचाया जाए। जब उस बच्चे के लिए हमने, करीब 24 साल का वो लड़का था, बिल्कुल अच्छी फैमिली का, उसके फादर साहब ने गाड़ी खोली, सर जी ये पैसा बड़ा जितना भी चाहिए लग लो, पर मेरा बच्चा बचना चाहिए। जी। तो सबसे पहले मैंने कहा जी हमारी ज़रूरत उतनी ही उस रिक्शे वाले को भी हमारी ज़रूरत है जितनी आपके इस बच्चे को है। आप प्लीज़ पैसे वाला मैटर को बंद कीजिए यहाँ अपनी गाड़ी में। अगर हमें बचाना है तो हम इसको भी बचाएंगे, रिक्शे वाले की भी ज़रूरत अगर नेसेसरी होगी हम उसको भी पहले बचाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंसानियत की कीमत है, यहाँ पैसे की कीमत नहीं है, क्योंकि हमारा कोई, हमने आपसे पैसा लेना ही नहीं है। उस बच्चे को हमने जब ऑक्सीजन का प्रेशर दिया, ऑक्सीजन लगाई, और उसका चेस्ट को बीट किया, उसके कोई हाथ मर रहा, कोई पैर मर रहा, मेरी पूरी टीम उस पर लगी, 7-8 लड़के, को बड़ा यंगस्टर, बड़ा स्मार्ट लड़का था वो। और विद इन 5 और 6 मिनट में ऑक्सीमीटर का मीटर चालू हो गया और वो उठना चालू हो गया। बहुत अच्छा। थोड़ी देर में उसकी नब्ज़ चालू हो जाती है, वाहिगुरु के करिश्मे से उसको सांस भी आना चालू हो गया। मैं सुन के हैरान रह गया जब उसके पेरेंट्स ने बताया कि 2 हॉस्पिटल से डेड घोषित कर दिया गया था। उन्होंने सिर्फ नब्ज़ देख के, उसको देख के भी हमारे पास ऑक्सीजन तो है नहीं कि हम करेंगे क्या, तो उन्होंने उसको डेड घोषित कर दिया। पर पेरेंट्स को होप थी कि हमारा बच्चा इतनी जल्दी नहीं जा सकता, और वाहिगुरु की मर्जी थी कि उसने कहा अभी सांस बचे हुए थे, हम तो एक जरिया हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, पर वाहिगुरु ने उसके सांस लिखे हुए थे। तो आज गुरुद्वारा इंदिरापुरम के और निशान साहब के नीचे जब हमने अपनी कोशिश की, आज वो अपना बच्चा अपने घर में, अपनी फैमिली में, अब तो शायद शादी भी होगी। रमेश जी, उन दिनों में जैसे आपने बताया कि डॉक्टर्स ने नब्ज देख के मना कर दिया कि ये डेड घोषित कर दिया, इस तरह के भी आरोप लगे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स पे कि वो केयरलेसली काम कर रहे हैं, या पेंडेमिक पेशेंट को वो ट्रीट ही नहीं कर रहे और बस बंद कर दिया, उसके बाद उनको बात ही नहीं करी, उसके पास नहीं जा रहे थे, उनको एडमिशन नहीं दे रहे थे, या कुछ लोग ऐसे भी गए जिनको कोरोना नहीं था उनको एडमिट कर लिया, और जो ऐसे भी थे जिनको कोरोना हो गया बेचारों को, उनको एडमिशन नहीं मिला, और वो कुछ एक छोटी मोटी दवाइयाँ दे के रोज़ उनको जेल के कैदी की तरह वो नीचे से दे दिया करते थे, ऐसा आरोप भी लगा। हालांकि मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ कि डॉक्टर्स का कोई योगदान नहीं था इसमें, लेकिन फिर भी ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस तरह की घटनाएं भी घटी थी? देखो जी, डॉक्टर्स का अपना भी परिवार है, अपनी भी फैमिली है, अपना भी उनका फ्यूचर है। हर आदमी इस बीमारी से डरता था, क्योंकि इस बीमारी का किसी को इलाज नहीं पता था कि कोरोना की एक्चुअल मेडिसिन क्या है, ये डॉक्टर्स को भी नहीं पता थी। हर आदमी की इम्यूनिटी अपने ऊपर डिपेंड करती थी कि इसकी इम्यूनिटी कितनी वीक है, कितना वो डाउन जा सकता है, कितना कोरोना उसके ऊपर अपना प्रकोप बिछाएगा। तो इसके लिए डॉक्टर्स का अपना भी फ्यूचर था। बट हाँ, कई जगह पे डॉक्टर सिर्फ अपने रूम्स में बैठे रहे, उनके जो कंसनट्रेटर आगे कंपाउंडर्स होते थे वही सिर्फ देख पाते थे पेशेंट को। इस वजह से बहुत लोगों की जान चली गई, क्योंकि कोरोना का जो प्रकोप था बहुत भयंकर था, हर आदमी इसकी चपेट में आ रहा था। बहुत दूर दूर से भी लोग जो आते थे, उनको वायरस जो फैला हुआ था बहुत दूर से कैच कर जाता, कि नहीं इम्यूनिटी वीक होती थी। तो डॉक्टर्स ने अपना रोल निभाया, बहुत बड़े डॉक्टर भी जिन्होंने रोल निभाया, पर काफ़ी डॉक्टरों को अपनी फैमिली और फ्यूचर को देखते भी उन्होंने जिस तरीके से, एक पेशेंट को हौसला होता है कि मैं डॉक्टर की शरण में आ गया हूँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, बट वहाँ पे भी लाशों के ढेर ही निकले कई हॉस्पिटलों में।
आप परसेंटेज सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। अगर 100 मरीज एडमिट हुआ तो 50% की वहाँ पे कैजुअलिटी की रेशो आ रही थी। अच्छा, आपने जो उस दौरान ये सेवा जो की आपने जनता की, इसमें आपने लगभग कितने मरीजों का इलाज किया होगा और कितने लोगों की जान सही में बचा पाए आप, और क्या आपके सामने भी कुछ कैजुअलिटीज हुई? बका साहब, इसमें हमने जो वर्क किया, ऑक्सीजन से भी हम लोगों को बचाने के लिए कोई 350 ऑक्सीजन के सिलेंडर थे, पर हर पेशेंट को एक सिलेंडर चाहिए होता था। जी जब तक वो सर्वाइव नहीं कर जाए वो सिलेंडर को हम रिमूव नहीं कर सकते थे। जी। तो जब ज़रूरत किसी चीज़ की होती, पता है लोग मर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, उस टाइम पे हमने वो काम किया जो हॉस्पिटल में 2 या 3 महीने में टेस्टिंग के बाद पाइपलाइन फिट होती है, ऑक्सीजन की पाइपलाइन। जी। तब वाहिगुरु ने हमें जब एक दिमाग में एक सुझाव दिया ताकि ज़्यादा लोगों कि तक। ज़्यादा लोगों को हम सर्वाइव कर पाएँ, हमने ऑक्सीजन को एक ऐसा कर दिया जैसे घर में नलके में पानी आता है, जब मर्जी खोलो बाल्टी भर लो, जब मर्जी खोलो उसे पीने के लिए यूज़ कर लो। हमने वो सिस्टम कर दिया। एक सिलेंडर से हमने पाइपलाइन रोड पे फिट कर दी, एक सिलेंडर से 25 आउटलेट लगा दिए। कोई भी पेशेंट आ रहा है अब उसे हमें बुलाने की जरूरत ही नहीं है। हम घर में हम देखो पता है कि उसको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, हमारी सांस उखड़ रहा है, तो वो सीधा जाके नलके की तरह उसे लाइन को खोले और अपने पेशेंट को मास्क लगाए और उसको सर्वाइव करे। उसके बाद हम आके देखते थे इसका लेवल कितना है, कितनी ऑक्सीजन चाहिए। तो उस वजह से सिलेंडर एक था, 25 आदमी उस पर चल रहे थे। जी। तो ये जो हमारा काम था वो हमने ऐसी पाइपलाइन बिछा दी कि हमें खुद हमारे तो टेंडर काफी हजारों लोग आपने तो treat कर उसमें करीबन 10 से 12 हज़ार लोग वो थे जो 50 से नीचे जिनकी ऑक्सीजन लेवल थी, जिनके पास टाइम मुश्किल से 20-25 मिनट का था कि उनको अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होती तो वो इस दुनिया में नहीं रहते। वैसे लोग मैं बता रहा हूँ जो 10-12 हज़ार थे, जो वैसे जो 70, 75, 80 पे आते थे, उनको हम हौसला दे के ही स्टेबल कर देते थे कि हम बैठे हैं, आपकी ऑक्सीजन लेवल डाउन जाएगी तो हम बैठे हैं, हम आपको ऑक्सीजन जरूर देंगे। तो वो इतना हौसला मिलता है, वो अपने घरों में जाके बिल्कुल शांति से बैठ गए। सबसे बड़ी चीज़ उस टाइम पे कोविड में जो थी कि आदमी को सेल्फ डिपेंड हो रहा था, कि उसको हौसला नहीं था कि मेरा क्या होगा, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिली मेरा क्या होगा। मॉरल जिनको कुछ नहीं था वो भी अपने घर 2-2 सिलेंडर का इंतजाम करने लग पड़े कि हमारे घर में किसी पेशेंट को दिक्कत आई, पेशेंट हो गया तो उसको हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो जो हौसला देना था वो सबसे बड़ा काम था हमारा, कि हमने उनको हौसला दिया कि आपको हम कुछ नहीं होने देंगे, आप गुरुद्वारा इंदिरापुरम और हमारे क्षेत्र में हो, कभी भी दिक्कत आए, आधी रात पूरी रात यहाँ पे ऑक्सीजन का लंगर चल रहा है। ये चीज़ें जो लोगों को मोरल ये जो सपोर्ट मिली तो लोग अपने घरों में भी ठीक होने लग पड़े। उन्हें पता है कि मुझे दिक्कत आएगी, मेरे लिए गुरुद्वारा है, वहाँ पे ऑक्सीजन का लंगर है। तो ऐसे कई शख्स हैं, कई हज़ार बंदे ऐसे भी थे जिनको ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक हमारा भरोसा ही उनका दिल जीत लिया। बहुत से ऐसे लोग थे जो जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उनके मन में डर इतना बैठ गया था कि वो अपनी जान गवा बैठे। उन्हीं लोगों को समझाने के लिए हमें कि अभी तुम्हें कुछ नहीं, अभी नीड नहीं है, तुम ऑक्सीजन मत लगाओ, अभी तुम्हारा जो ऑक्सीजन लेवल है 70, 75, 80, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। पर उनको ये था कि और डाउन हो जाएगा, क्या होगा, और डाउन हो जाएगा। हमने कहा हम बैठे हुए हैं, अभी आप घर पे जाओ। और एक निमोलाइजर में एक स्टीरॉइड्स के कैप्सूल्स आते थे जो हमें डॉक्टर्स ने हमें बताए थे, आप उसको लगाओ, 10%, 15% उसी से हाइक हो जाता है। वो न्यूमोलाइजर हमने कम से कम 1 ट्रक भर के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए और उसमें तो वो मेडिसिन दी, आप घर जाके इसको यूज़ कीजिए, आपको ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कई चीज़ें हमारी ऐसी कारगर हुई, क्योंकि वो चीज़ें हम बाहर के डॉक्टर से डिस्कस कर रहे थे, हमें इसका इस लेवल पे क्या क्या पोजीशन को देना। हम डॉक्टर तो खुद थे नहीं, तो इस करके हमें तो बाहर वाले डॉक्टर ही बताते थे, उनको ही फॉलोअप में रहते थे। तो इस कारण कई लोगों की जान विदाउट ऑक्सीजन से भी बचाई गई। पर जो क्रिशल था 10 से 12 हज़ार आदमी जो 50 से नीचे की जिनका ऑक्सीजन था। उस दौरान आपके यहाँ भी कुछ कैजुअलिटीज हुई थी? बिल्कुल जी, कैजुअलिटी हमारे यहाँ तो हमने नहीं होनी थी। अगर पेशेंट हमारे साथ जिंदा आ गया तो हमने उनको बचा लिया। अगर वो पीछे से ही हॉस्पिटल ढूंढता एक इंसिडेंस ऐसा हुआ, एक लेडी अपने घर पे बच्चों के खाने का वेट कर रही थी, बच्चे उसके स्कूल से आए थे उस टाइम पे, बच्चों के लिए खाना गर्म करने के लिए गई तो उसको थोड़ी सांस की प्रॉब्लम हुई। उसका हस्बैंड फटाफट उसको हॉस्पिटल लेके गया, बच्चों को भी खाना नहीं बना दे पाई थी, बच्चे अभी उसके वेट कर रहे थे कि मम्मी खाना खिलाएगी। उसका हस्बैंड को लगा कि प्रॉब्लम है, उसका हस्बैंड उसको लेके एक हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल, तीसरी बारी जब हमारे पास आया, तब तक वो इस दुनिया में नहीं रही थी उनकी वाइफ। तब उन्होंने बताया कि 2 हॉस्पिटल में ले गए हैं, तब तक तो उन्होंने बाहर से देख के भेज दिया कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। तो मुझे आपका पता चला आपके पास आते आते, तब तक वो खूब हमने प्रेस करके उसको पूरा ऑक्सीजन का प्रेशर दिया, सब कुछ दिया गाड़ी में। वो मेरा लाइव वीडियो पे बहुत बारी वो हुआ, पर वो बेचारी इस दुनिया में नहीं रही। बच्चे घर पे वेट कर रहे हैं खाने का और मदर एक्सपायर हो गई। ऐसे केसेस एक नहीं हज़ार ही हमारे पास आए। नहीं, उन दिनों में तो देखा गया था कि मैं खुद उसका, क्योंकि मैं भी यहीं का बाशिंदा हूँ और यहीं मैंने देखा है खुद, बहुत लोगों को मैंने
इस तरह से देखा कि वो पेशेंट्स अगर किसी के सामने वाले घर में या ऊपर की बिल्डिंग के किसी माले पर भी है तो लोगों ने उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया कि इसको निकालिए यहाँ से, इसको ले जाइए। तो आप ऐसे कैसे कर लेते थे कि आप जानते थे कि ये कोरोना का पेशेंट है, फिर भी आप उसके पास जाते थे या आपकी टीम के लोग उसके पास जाते थे? तो क्या आपको डर नहीं लगता था इससे? सर बगा जी, डर के आगे जीत है, हम उस लेवल पे पहुंच चुके थे, क्योंकि हम पहले टाइम से कोरोना से जूझ रहे थे। 3 बारी मुझे कोरोना हुआ। जी। कोरोना नहीं हमें भगा पाया, हार के हमने ही कोरोना को भगाया अपने क्षेत्र से। तो हम वो डर निकाल चुके थे। हमें पता है एक दिन हम इतने कोरोना के झुग्गी झोपड़ियों में राशन बांट रहे हैं, लोगों के स्लम एरिया में जा रहे हैं, तो वहाँ तो कोरोना जिंदा पाया जाता है। वहाँ तो लोगों के पास सफाई नहीं, कुछ नहीं। जो एक मिडिल क्लास है या अपर क्लास है वो तो अपने सफाई का ध्यान रखते थे। जो बाहर से कोई पैकेट भी खाने का आता था उसको भी 4 बार धोते थे, फिर उसमें से खाना खाते थे। पर जहाँ पे स्लम एरिया जिनके पास है ही कुछ नहीं खाने को, तो वहाँ तो जिंदा कोरोना घूमता था। हम तो वहाँ पे भी पूरी फाइट करते रहे पहले कोरोना में भी। तो पहले से लेके लास्ट कोरोना तक 3 बार मुझे कोरोना हुआ, मेरी पूरी फैमिली को कोरोना हुआ। पर एक मन में जो डर था वो हमने निकाल दिया कि कोरोना से जो मरना है वो तो वाहिगुरु ने एक बार जो जान बख्शी एक बार निकलनी है, वो चाहे लोगों की सेवा में निकले, चाहे हम रोड पे मरे या कहीं मरे, वो डर निकल चुका था। इस करके हमारा जो गुरुद्वारे के सामने का करीब आधा किलोमीटर के एरिया में बैरिकेड्स लगा दिए थे गवर्नमेंट ने कि ये कोरोना जोन एरिया है। 1000 आदमी 24 घंटे वहाँ कोरोना पॉजिटिव रहता था। 1000 आदमी जिनमें हम वर्क कर रहे थे। अगर कोई कोरोना पेशेंट आया जो उसको लेके आया है, उसका पेरेंट्स या जो भी हिम्मत किसने दिखाई है, तो वो भी कोरोना पॉजिटिव ही माना जाता था, क्योंकि उसने उसके साथ टच कर लिया। तो कई लोग तो ऐसे थे गाड़ी में अपने पेरेंट्स को लाते थे, छोड़ के परे हट जाते थे, सर जी गाड़ी में निकालना मेरे पेरेंट्स को। तो ये हाल था कि वहाँ पे मानवता भी मर गई थी, रिश्तेदारी भी मर गई थी जी। बच्चे अपने पेरेंट्स को लेके आते थे, खुद हाथ नहीं लगाते, खुद हमसे कहते थे आप, और हम उन लोगों को गोदियों में उठा उठा के जाके चेयर्स पे बिठाना, बेड पे लेके जाना। तो वो डर हमारे निकल चुका था कि कोरोना हमारा कुछ बिगाड़े, जो वाहिगुरु ने बाह पकड़ी है। ऐसे सिंह साहब, ऐसे कई किस्से हुए उस दौरान के, मतलब जो एक बड़ा सामाजिक व्यक्ति, जो सबके दुख सुख में आने जाने वाला, सबके साथ घूमने फिरने वाला, सबके साथ हर एक के दुख सुख में खड़ा होने वाला व्यक्ति भी, जब उस कोरोना के दौरान अगर वो उसकी डेथ हुई तो उसको ले जाने के लिए 4 कांधे नहीं मिले। ऐसा बहुत जगह हुआ कि उसको 4 कांधे भी नहीं मिले, और वो बेचारा मतलब 4 कांधों के लिए भी तरसता रहा। और बहुत से गिने चुने लोग फिर बुलाकर, किराए के लोग बुलाकर उनको उनके दाह संस्कार हुए। ऐसा भी हुआ कि नदियों पर, जहाँ पर दाह संस्कार होता है, कि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई इंतजामात नहीं थे, लोग ऐसे ही जला के चले आते थे। कोई पेट्रोल डाल के आ रहा है, कोई कुछ डाल के आ रहा है, ऐसा भी हुआ, किसी ने नदी में फेंक दिया। तो ये घटनाएं ऐसी नहीं है कि ज़िंदगी से आपके मन से कभी उतर सकती हो या कभी आप इसको भूल सकते हो। इतनी बड़ी ट्रेजेडी जो दुनिया में हुई थी, आप जैसे लोगों ने जो उस पर काम किया, आपकी अपेक्षाएं जो सरकार से थी, जो सरकार से आपने अपेक्षाएं की थी, क्या वो सरकार ने आपके साथ कुछ सहयोग किया, या सरकार सिर्फ कागज़ों में मदद करती रही, या सरकार अपने ही डिपार्टमेंट को देखती रही? बगा जी, मुझे आज भी याद है जब हमने पहले पेशेंट को ऑक्सीजन लगाई, अगले दिन सुबह डीएम साहब जो हमारे गाज़ियाबाद के थे, उनको कोविड हो गया था, उनकी जगह एसडीएम जी ने चार्ज संभाला था जी। मेरे जहाँ दिमाग में आया, शैलेंद्र जी उनका नाम था जी। उस टाइम पे। मुझे कॉल आता है, मेरे किसी नियर बाई ने फ़ोन पकड़ाया कि सर आपके कॉल पे है। तो मुझे वहाँ पे जो उन्होंने बताया कि आप जो काम कर रहे हो, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप ये ऑक्सीजन कैसे लगा सकते हो, आप गाड़ियों में कैसे दे रहे हो, आपके पास कोई मेडिकल लाइसेंस नहीं है और कोई आपका डॉक्टर नहीं है, तो ये आप काम गलत कर रहे हो सर जी। एक भी कैजुअलिटी हुई तो आपको शायद पता नहीं कितना टाइम जेल में, जिम्मेदार आप ही हो, जिम्मेदार आप होगे, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है। तो एक भी कैजुअलिटी हुई तो आपको शायद जेल भी जाना पड़ सकता है, और बाकी का तो कुछ कह नहीं सकते, बट हमारे ऊपर भी प्रेशर है, बट आप इस काम को बंद कर दीजिए। तो मैंने सर उनको जवाब दिया, इस टाइम मैं कहा सर डीएम साहब, मेरे को आपको नहीं पता कि कैजुअलिटियाँ लोगों को ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ रही है। कोई हॉस्पिटल में मर रहा है, कोई सड़कों में मर रहा है, और कोई घरों में मर रहा है ऑक्सीजन के बगैर। हमारी एक छोटी सी पहल अगर किसी की ज़िंदगी बचा लेगी तो शायद हमें अगर जेल भी जाना पड़े तो हमें कोई गम नहीं है। हमारी सिख कौम है ही बलिदानों के लिए पैदा हुई है। हमारे जितने गुरु हैं सबने शहादतें दी हैं, तो आज हम भारत वर्ष का नाम, हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान है। इस करके हमें इस चीज़ में डर नहीं लगता। और एक आपको बढ़िया चीज़ बताऊँ, जब 10 दिन बाद वही डीएम साहब जब मुझे सर्टिफिकेट और बुकें लेके सम्मानित करने आए, उनका पीए मुझे क्या कहता है, सरदार जी आपका मोबाइल नंबर ये है, मुंह पे रटा हुआ,
मैं कहा बिल्कुल यही है जी, मैं आपको जानता नहीं हूँ। कह रहा मैं डीएम साहब का पीए हूँ, जितने भी कॉल्स आ रहे थे वो सारे नंबर आपको ही डिवर्ट करेगी, सिराज का नंबर दिए जाओ, हमारे पास भी ऑक्सीजन नहीं है, वही करेंगे। और जितने भी आपने कहा नंबर मैंने जिसके आपके फॉरवर्ड किए, किसी का फ़ोन दोबारा नहीं आया, उसको ऑक्सीजन मिली है वहाँ से। तो इस करके जो कोशिश थी उस टाइम पे सरकारों को शायद नहीं इतना था, बट उस टाइम पे सरकार ने फिर हमारे साथ कोऑपरेट भी किया। मुझे सिलेंडर भी दिलवाए गए, बाद में मुझे हॉस्पिटल भी प्रोवाइड कराया गया। पर शुरुआत में जो मुश्किलें आई थी उसमें गवर्नमेंट थोड़ा सा हमारे एंटी थी, बट बाद में सब कुछ स्मूथ हो गया था। अच्छा, इसमें मेरी जानकारी में जो है कि आपने 150 बिस्तर का कोई अस्पताल भी तुरंत में फटाफट से बनाया था, और बहुत शॉर्ट टाइम में आपने हॉस्पिटल बना दिया। लोग पता नहीं कितने लोग ये सोच रहे थे इतनी जल्दी हॉस्पिटल कैसे बना, सरकार भी ये सोच रही थी कि आपने वो कैसे किया, आपने एकदम से 150 बिस्तर आपने अरेंज सर, स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग जी का हॉस्पिटल था जी। उन्होंने जब लखनऊ बैठ के देखा कि 150 पेशेंट का जो सड़कों पे हमने ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उन्होंने एक हमारी मदद के लिए हाथ बढ़ाया और मुझे ऑफर किया कि मेरा हॉस्पिटल खाली है, कृष्णा डेंटल कॉलेज, आप इसमें बेड्स लगा सकते हैं। तो हमने 2 दिन के अंदर जो हॉस्पिटल में पाइपलाइन बेचती है ऑक्सीजन की, वो कई दिनों तक टेस्टिंग ही चलती रही, तो हमने 2 दिन में वो हॉस्पिटल रेडी कर दिया। 150 बेड का हॉस्पिटल, जिसमें तकरीबन 1000 मरीज एडमिट हुआ और नथिंग, कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, सब ठीक हो गए अपने घरों में विदाउट एनी सिंगल पाए। एक भी पैसा किसी का खर्च नहीं होने दिया। खाना तक वहाँ प्रोवाइड होता, लंगर आता था गुरुद्वारों से बन के, वो खिलाया जाता था। उनके जो मिलने वाले आते थे उनको भी लंगर खिलाया जाता था। किसी के जेब खाली जेब जो आए अपना ट्रीटमेंट करा के खाली जेब भी हमने वापस भेजे और उन घरों तक राशन पहुँचाने का काम किया कि अभी इनके कमाई के साधन खत्म हो गए हैं, उनके घर पे हमने 2-3 महीने का राशन तक और गैस चूल्हे तक भी हमें भरवा के दिए कि अब 2-3 महीने सर्वाइव कैसे करें। तो वो सेवाएं सरकार के साथ अच्छा, अतुल गर्ग जी जो अभी आपने नाम लिया, तो उस वक्त शायद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे, और जहाँ तक सुना है मैंने कि उन्होंने बहुत लोगों को निराश भी किया कि जिन्होंने सिलेंडर के लिए बोला था या कि उनके दरवाजे चले गए थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपकी मदद कैसे हुई उस मामले में। इसमें उनका जो मदद, तो उसमें ऑक्सीजन तो नहीं हमें सरकार ने दी, बट हाँ हमें वहाँ उन्होंने एक फैसिलिटी प्रदान किया जिसमें हमारा काम ईजी हो गया। उन्होंने अपना हॉस्पिटल था, उनका डेंटल हॉस्पिटल है कृष्णा डेंटल, तो उन्होंने हमें खुद उसका एक ऑप्शन दिया कि आप इसमें आ जाइए, इसमें आप मरीजों को और अच्छी तरह ठीक कर पाएंगे और अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी। तो उन्होंने इसमें हमारी मदद की। अच्छा, कोई टेक्निकली डॉक्टर्स वगैरह भी आपके साथ थे इसमें इन्वॉल्व? सर, इसमें डॉक्टर हमारे साथ इन्वॉल्व थे क्योंकि गुरुद्वारा इंद्रापुर में ऑलरेडी डॉक्टरों की टीम वर्क करती है। वहाँ 27 से 28 डॉक्टर्स हैं जी, जो डेली पेशेंट्स को देखते हैं। 100, 150, 200 पेशेंट वहाँ पे डेली फुटफॉल है। बट वो डॉक्टर्स अवेलेबल उस टाइम पे नहीं थे, बट वो हमें गाइड कर रहे थे। तो वहाँ पे डॉक्टरों को खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। गाइडलाइन ही बहुत जरूरी होती है, गाइडलाइन क्योंकि हमारे लिए बड़ी, ऑक्सीजन का भी एक लेवल होता है कि कितने बिल्कुल उसमें देनी है, उसकी भी अगर मात्रा बढ़ जाएगी तो वो भी आपको जान का दुश्मन बन सकती है। तो इसलिए शायद डीएम ने आपको ये कहा हो कि भाई आपके पास लाइसेंस नहीं है। तो खैर बहुत बड़ा काम आपने किया। और ये जो इंटरनेशनली जो आपको लंदन में और वहाँ जहाँ आपको पुरस्कार मिले, अभी विश्व भर में आपको पुरस्कृत किया जा रहा है, और वीआईपीज मूवमेंट, जब उनसे आप मिलते हो तो आपसे क्या सवाल करते हैं और क्या पूछते हैं वो आपसे? सब बगा साहब, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि ये आपके दिमाग में कैसा है कि ये ऑक्सीजन को हम सड़क पे लगा सकते हैं, इसके हम सड़क पे ही मरीजों को बचा सकते हैं, ये आपके दिमाग में, हर बंदे का क्वेश्चन ये होता है, ये दिमाग कहाँ से लाए कि ऑक्सीजन का भी लंगर हो सकता है। गुरु नानक देव जी ने जो लंगर की प्रथा स्टार्ट की जी, वो एक खाने के लंगर से स्टार्ट की जी। उस टाइम पे शायद खाने की ज़रूरत होगी, लोगों के लिए खाने की सबसे बड़ी समस्या होगी। उस लंगर को कन्वर्ट करते करते आज ऑक्सीजन लंगर में कैसे आपने कन्वर्ट कर दिया। मैं कहा जब जिस चीज़ की ज़रूरत लोगों को पड़ती है तभी वो लंगर का एक रूप ले लेती है, तो उसको हमने ऑक्सीजन का लंगर एक नाम रखा गया। तो वो लंगर धीरे धीरे और गुरुद्वारों में भी चला। आपको फिर उसके बाद ऑक्सीजन मैन का खिताब एक तरह से जनता ने दे दिया। सरकार ने तो नहीं दिया, लेकिन जनता ने दे दिया। मुझे लगता है सरकार को भी आपको कुछ पुरस्कृत करना चाहिए। जैसे दिल्ली में वो कार्य कर रहे हैं मिस शंटी जी, शायद विधायक हैं या जो भी है, हाँ जी, वो अपने कार्य क्षेत्र में उन्होंने भी पद्म भूषण शायद उनको भी सरकार ने दिया, और आप जैसे ही उन्होंने सहयोग किया, और वो पिछले 20-25 साल से पहले से ही इन्वॉल्व है। उनका भी मैंने एक इंटरव्यू देखा था, तो उसमें भी वो उन्होंने काफ़ी काम किया था। और तो आपने भी लगभग वैसा ही काम किया है जैसा उन्होंने किया था। तो उनको पद्म विभूषण मिला है, तो आपको भी मैं समझता हूँ कि मिलना चाहिए। मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि ऐसी शख्सियत जिसने अपनी पूरी मेहनत से, पूरे दमखम से, पूरे जोश से
समाज की सेवा की है, ऐसे लोगों को, ऐसी प्रोफाइल के लोगों को जरूर पद्म विभूषण या पद्म भूषण कुछ भी एक बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए, जिससे इनका हौसला आगे के लिए भी बढ़ा रहे। और ये मेरे हाथ में एक मैगज़ीन है, उस पर देखिए आउटलुक, बिजनेस आउटलुक वर्ल्ड क्लास मैगज़ीन है, रीडर्स डाइट और इंडिया टुडे और बहुत सारे ऐसे जिनमें इनके फ्रंट पेज पे ये आर्टिकल्स छपे हैं सरदार साहब के बारे में। और देश विदेश में कई जगह पर इनके बारे में बहुत चर्चा हुई है, और बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने के बाद भी बड़ी सादगी से जीवन जीते हैं, और आज भी गुरुद्वारा समिति की सेवा करते हैं। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हमेशा से इनका स्वभाव ऐसा ही रहा होगा बचपन से कि समाज में कुछ करके जाएं, और पुरस्कार के लिए भी कोई ऐसी भूख नहीं है इनको, क्योंकि ये बात मैंने खुद से छेड़ दी है। मैंने कहा आपको भी कोई पुरस्कार मिलना चाहिए। अब क्या महसूस करते हैं आप जब इस तरह का माहौल अगर दोबारा, जैसा कि अभी HMPV चाइना में सुनाई दे रहा है और इंडिया में भी कुछ केसेस मिले हैं उसके, तो क्या तैयारी है आपकी, और क्या सरकार की तैयारी है, क्या मेडिकल वर्ल्ड की तैयारी है, हमारी मेडिकल जो नया वायरस अभी चाइना में आया है उससे भी वहाँ दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए हमारी खालसा इंटरनेशनल पूरी तैयारियों के साथ, मेरी पूरी टीम हर चीज़ की हमारी तैयारी पूरी कर रखी है, क्योंकि जो भी इसमें वायरस में जो भी दिक्कतें आएंगी उसके लिए निपटने के लिए हमारे पास बहुत सारा इंतजाम इस टाइम तैयार हैं। क्योंकि जब उस टाइम में कोरोना आया था तभी लोगों को पता नहीं था, पर तब भी हमारे पास पीछे 100, 150, 200 बेड, कंसनट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इसके अलावा बहुत चीज़ें ऐसी जो उस टाइम पे यूज़ होती हैं वो हमने अपनी तैयारियां कर रखी हैं। सरकार तो अपना काम करेगी, पर खालसा इंटरनेशनल अगर कोई आपदा आती है दोबारा इस तरह की, उसमें तैयार बर तैयार है, लोगों की सेवा में, लोगों की जान बचाने में, लोगों के घर चलाने में, कि लोगों के घरों में क्या क्या परेशानी आती है उसको भी हम खुद महसूस करते हैं, तो उसके लिए भी हम अपनी तैयारियां पूरी रखते हैं। पहले कोविड के दौरान भी ऐसा हुआ था कि नाम पूरी दुनिया में ये फैलाई गई थी बात कि ये वायरस चाइना से आया, और अब भी इस वायरस की बात चाइना से सीधी हो रही है। लेकिन वो बात अलग है कि चाइना की खबरें बाहर नहीं आती हैं, लेकिन जितनी बाहर आती हैं उसमें जो फिल्टर होके बाहर आई हैं, तो ऐसा कुछ बताया नहीं जा रहा कि चाइना में इस तरह का कोई वायरस फैल रहा है, या वो तो उसको 4-5 दिन का फ्लू बता रहे हैं, और यहाँ पर उसको पैनिक फैलाया जा रहा है इंडिया में। मुझे लगता है कि पैनिक फैलाया जा रहा है पहले की तरह, या तो ये मेडिकल इंडस्ट्री का प्रोपोगंडा है कि इसको पैनिक कर दो, फिर से वही तैयारी कर लो कमाने की पैसे। क्या लगता है सर, ये वायरस वैसे आ चुका है जी? हर तीसरे पर्सन को खांसी की प्रॉब्लम। ये नॉर्मली सर्दियों में ये बहुत नॉर्मल बात हुआ करती थी आजकल पहले जो खांसी आ रही है रेगुलर, वो 2-4 खुराकों में ठीक हो जाती थी, बट वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही। जी। उसकी वजह से अभी भी कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास। डॉक्टर्स हमारे मुस्तैद बिल्कुल तैयार हो गए हैं, क्योंकि डॉक्टर रहमान जिन्होंने करीब 8 से 10 हज़ार आदमियों को कोरोना की दवाएं अपनी दे के ठीक किया, वो डॉक्टर्स भी हमारे रेडी हो गए हैं। उन डॉक्टरों ने ही बताया कि ये कभी भी भयंकर रूप ले सकता है। अभी तक तो नॉर्मल हमारा वायरस है, ये आराम से निकल भी जाता है, क्योंकि मौसम चेंज होता है, दिक्कतें आती हैं। बट ये कुछ पता नहीं कि पहले नहीं, वो जो पहला वाला वो भी था, वो भी शायद ये दिसंबर जनवरी में ही सामने उसी आया टाइम था। पे आया था जब उसने अपना भयंकर रूप लिया था। वो मार्च अप्रैल में आके लिया। जी हाँ जी। दोनों बारी कोरोना में ऐसा ही हुआ, जी। नॉर्मल तरीके से दिसंबर जनवरी में याद आया, और उसके बाद अप्रैल मार्च आते आते इसका प्रकोप बढ़ गया, और इसने अपना ऊँट किस करवट बैठता ये नहीं पता। बट हमारी तैयारियाँ पूरी हैं कि अगर कोई भयंकर आपदा आई उसके लिए खालसा इंटरनेशनल हमेशा गरीबों की मदद के लिए तैयार मिलेगी। ईश्वर ना करे कि ऐसी आपदा फिर से आए और फिर से लोगों को सामना करना पड़े अपनों को खोने का, ऐसा ना करे ईश्वर। और सरदार साहब, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मेडिकल क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में आप ये जो अपना सहयोग बहुत सारा दे रहे हैं, और फूड भी आप, राशन भी आप, उसके क्षेत्र में भी आप बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, इसके अलावा किस क्षेत्र में आपका योगदान बढ़ चढ़ के आप हिस्सा ले रहे हैं? आज जो समाज को ज़रूरत है वो मेडिकल की और एजुकेशन की। एजुकेशन? हाँ जी, हमारा एजुकेशन लंगर भी चल रहा है जी। उसमें आप किस तरह से लंगर? हमारी पूरी एक टीम बनी हुई गुरुद्वारा इंदिरापुरम की, और पूरे हम उसमें सर्वे करते हैं कि किसी बच्चे की अगर एजुकेशन
जी पैसे के अभाव में छूट रही है, उसके परिवार का अगर काम रोजगार बंद हो गया, वहाँ खाने के लाले बढ़ गए हैं, वो राशन दें या बच्चे की फीस भरें, ऐसे परिवारों को चिंतित करके हम उनको किसी तरह एक हमारा चैन सिस्टम बन गया है। लोगों को हम पे विश्वास हो गया भी ये जो पैसा हम डोनेट कर रहे हैं लोगों के घरों तक पहुँच रहा है। तो उसमें मैं अकेला नहीं करता, मेरे साथ बहुत बड़ी चैन है जो लोगों की हम आपदा में सेवाएं करते हैं। और ये सेवाओं का काम लोगों की एजुकेशन लंगर, ऑक्सीजन लंगर और मेडिकल लंगर, आज के टाइम पे जो कैंसर इतनी बुरी तरह घर घर में जाके हर पैर पसार रहा है। परिवार में पीड़ित कर रहा है और पूरा घर धुल जाता है, पैसा छोड़ के ज़मीनें जायदाद जेवर सब बिक जाता है। जी उसके लिए मेरी संस्था खालसा इंटरनेशनल एक नई मुहिम पिछले हफ्ते ही चालू की है, जो सारे न्यूज़पेपर में आई है। जी जैसा कि कोई पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में तो उसका ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन के बाद उसको 5, 7, 10 दिन हॉस्पिटल में रखा जाता है, जी कैजुअलिटी में और आईसीयू में। वो आईसीयू की जो एक सेटअप है वो हम लोगों के घर में ही लगा के दे देते हैं। जी हॉस्पिटल में जो आईसीयू के रेट हैं पर डे के 25-30 हज़ार 35 हज़ार हैं, जी पर वो हम सिर्फ 2-3 हज़ार में भी उसके घर पे ही सेटअप सारा दे देते हैं। हम अपने डॉक्टर्स का भी वहाँ पे सर्वे रखते हैं और नर्स 24 घंटे रहती है। आईसीयू और वेंटिलेटर, ये सुविधाएं हम लोगों के घरों तक पहुँचाने की हमने मुहिम चालू की है कि लोग जो लाखों रुपए में अपना किसी के घर में बीमारी आ जाए, बीमारी बता के नहीं आती, तो लोगों के घर धुल जाते हैं। तो उसके लिए हम घरों में ये सुविधा खालसा इंटरनेशनल ने शुरू की है कि हम आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा लोगों को घर तक पहुँचा रहे हैं, जिसमें बहुत लाखों रुपए का जो नुकसान हॉस्पिटल में जाके भर रहे हैं लोग, पैसे दे रहे हैं कहीं से इंतजाम करके, वो काम खत्म हो। रमेश साहब, ये वेंटिलेटर की जहाँ तक बात है, जो उसका तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल्स में बहुत बड़ा बड़ा बिल आता है, 50-50 हज़ार लाख रुपए पर डे का बिल आता है। तो आप किस तरह से उस पर मैनेज करते हैं फिर इतने फंड्स को? आप नर्सेज भी देते हैं, डॉक्टर्स भी देते हैं, उसकी ventilator कॉस्टिंग setup भी जो देते उनका हॉस्पिटल की इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हैं। जी सेंट्रली एसी हैं, जी बड़ी बड़ी कैंटीन्स हैं, जी वो सारा खर्चा जब हॉस्पिटल उठाता है तो उनको लाखों रुपए के बिल उनको पड़ते ही हैं, क्योंकि उनका स्टाफ बहुत सारा होता है। जी एक पेशेंट को बचाने के लिए एक नर्स भी बहुत है और एक डॉक्टर भी बहुत है, और उनके बाद 10-10 स्टाफ उस पेशेंट को देखते हैं, उसके साथ वो 20 पेशेंट को और देखते हैं। जी तो वो खर्चा हम बिल्कुल कम्पैक्ट हमारा हो जाता है कि घर में एक पेशेंट है और एक नर्स है, और उसके बाद उस बीमारी से स्पेसिफिक एक डॉक्टर है जो अपने टाइम पे अपनी उसका पेशेंट को सर्वे करता है। तो वो खर्चा सारा जब कंपेयर करते हैं, हमारा खर्चा सिर्फ आईसीयू के लिए एक घर का 3 से 4 हज़ार रुपये पर डे आता है, और वेंटिलेटर के 7 से 8 हज़ार रुपये पर डे, जो हॉस्पिटल में जाके यही खर्चा 50 हज़ार से 1 लाख पहुंच जाता है। तो उस टाइम पे जब पेशेंट के पास कुछ नहीं होता, बात डॉक्टरों की माननी पड़ती है, चाहे उसके पास पैसा है कि नहीं है, पर उसको डॉक्टरों के हिसाब से चलना पड़ता है। इस करके हमने वो काम घरों में शुरू करा दिया, लोगों के घर तक अपने 50 किलोमीटर रेडियस में एनसीआर में हम लोगों को ये फ्री सेवा नहीं कह सकते, बहुत माइनर सी सेवा है, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन, कंसनट्रेटर और बेड्स ये टोटली हमारे 100-150 घरों में चल रहे हैं कि लोग जहाँ पेशेंट हैं जिनको चीज़ चाहिए वो तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो इसमें माइनर सा हमारा कुछ खर्चा आता है जो हम उनसे चार्ज करते हैं। अच्छा, ये जो इतने बड़े एजेंडे को लेकर आप चल रहे हैं, इसमें ऑब्वियस बात है कि बहुत बड़े संख्या में अमाउंट्स भी चाहिए होते हैं, फंड्स भी चाहिए होते हैं। तो कुछ दोस्तों शुरुआत के दौर में मुझे मेरी जानकारी में है कि आप अपने निजी खर्चे से ये सब कुछ कर रहे थे, उसके बाद आपने लोगों को जोड़ा। अब किस तरह से मैनेज कर पाते हैं इतने बड़े खर्चे को? बग्गा साहब, हमारे सिख धर्म में एक दसवंत की प्रतिक्रिया जो शुरू गुरुओं ने की हुई है, जी अपनी कमाई में दसवंत निकालना, जी वो काम हमने शुरू से शुरू के रखा है। उसी दसवंत को बढ़ते बढ़ते हर आदमी का दसवंत है जो कमाता है, वो कहता है इसका 10th पार्ट हम दान में देंगे। जी तो वो एक टीम वर्क हो गया कि हर बंदा जुड़ता जा रहा है कि उन्हें पता अच्छे काम में मेरा पैसा लग रहा है, तो वो पूछता है हमसे आगे कि किसी बच्चे की फीस, किसी का मेडिकल का ट्रीटमेंट कराना, तो मैं पैसा लगाता हूँ। अभी जो खालसा हेल्प इंटरनेशनल, सॉरी, आपकी जो संस्था है ये एनजीओ की तरह काम कर रही है, तो इसको क्या फॉरेन फंडिंग भी आप लोग ले पाते हैं उसमें? फॉरेन फंडिंग के हमारे पास अभी FCRA नहीं है मिली इसके में, अच्छा, बट हमें लोकल फंडिंग से ही हमारा काम चल जाता है। और लोकल फंडिंग में हमारी बहुत जुड़ी हुई है, लोग जुड़े हुए हैं जो सेवा के लिए हमेशा पूछते रहते हैं, तो उसमें हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छे आप ये चारों पांचों तरफ कैसे काम कर रहे हैं आप? उधर से एक तरफ मैंने देखा गुरुद्वारे का भी निर्माण, हर दिन जब जाओ उधर से निकलो तब गुरुद्वारा कुछ नया रूप ले रहा है, तब गुरुद्वारे पे भी काम चल रहा है, आपका मेडिकल पे भी काम चल रहा है, आपका खाने पे भी काम चल रहा है, आपका शिक्षा पे भी काम चल रहा है, तो कैसे कर पाते हैं आप इतनी सारी चीज़ें मैनेज? बग्गा साहब, वाहिगुरु ने शायद इसी काम के लिए मुझे यहाँ भेजा है, और वो मैं एक दृढ़ विश्वास से
कि कहीं भी कहीं बुराई ना आए। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़नी चाहते जितनी लाइफ है कि ऐसा अपना काम कर जाएं कि हमें कोई अपने गिला ना हो मरते वक्त कि हमने ये काम छोड़ दिया, किसी का भला करने का मौका मिला नहीं कर पाए। इस करके जहाँ मौका मिलता है कि अच्छाई के काम में, वहाँ दिन रात कोई नहीं देखता। सोने का टाइम भी 5 घंटे ही है मेरा 24 घंटे में। उससे पहले मेरे फ़ोन्स भी चलते हैं, हमारी एम्बुलेंस सेवा है, शववाहन सेवा है, मोर्चरी बॉक्सेस हैं, ये सारी चल रही हैं गाज़ियाबाद में और एनसीआर में। तो वैसे भी हम समर्पित हैं समाज के लिए, तो इस करके महसूस ही नहीं होता। जो समाज के प्रति आपका समर्पण है, इसके अलावा आप जो व्यापार करते हैं उसके लिए समय कैसे निकालते हैं? वाहिगुरु कोई ना कोई रास्ते निकालता है जी। जब पता है कि एक आदमी कमाने वाला बंदा सोशल वर्क में है, समाज के काम कर रहे, तो वाहिगुरु कहीं ना कहीं ऐसे रास्ते देता है। मेरे बच्चे हैं जो मेरे बिजनेस को अब संभालते हैं जी। मेरा पेट्रोल पंप बनाने का काम है अच्छा। जो ऑल ओवर इंडिया में मैं करता हूँ। अब वो मेरे बच्चों ने संभाल लिया है, तो मेरे पास और टाइम बच जाता है कि मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ। मुझे कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। तो वाहिगुरु कोई ना कहीं रास्ता, अगर किसी समाज के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमारे लिए भी रास्ता ढूंढा हुआ वाहिगुरु ने। हमें भी जो घर पे 2 रोटी खानी है वो भी उसका इंतजाम वाहिगुरु अपने आप करता, तो मेरा बिजनेस से काम चल जाता। बहुत अच्छी बात है। तो अंत में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने जो समाज में इतना कुछ किया है और इतना कुछ आप करने वाले हैं, और आगे भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं। और मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि आपके अभी आपने शायद गुरुद्वारा साहब जी के लिए कोई भूमि आवंटित भी हुई है आपको, यहीं गाज़ियाबाद जीटी रोड पर। तो उसमें गुरुद्वारा साहब के अलावा आप किस तरह की और एक्टिविटीज़ को बनाना चाहते हैं? आज के टाइम पे जो हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मेडिकल में आ रही है, डायलिसिस की आ रही है। 100 डायलिसिस मशीनें हमारी दिल्ली में लगी हुई हैं जी। जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस हो रही हैं। 50 मशीनों का एक हमारे पास प्रपोजल आया हुआ है। उसको मैं यूपी में, अपने शहर में और आगे यूपी तक के लोगों को सेवा देना चाहता हूँ। उसके लिए मैं एक जगह की तलाश कर रहा हूँ। वो गवर्नमेंट से भी बात चल रही है, खुद मैं प्राइवेट अपने भी देख रहा हूँ कहीं पे मुझे ऐसा जगह पर प्राप्त हो जाए कि लोगों को 50 डायलिसिस मशीनें पूरे यूपी में एक साल में कहीं नहीं लगी। उसका हमारा प्रपोजल आया हुआ, उस पर हमारा काम चल रहा है। उसके अलावा कैंसर पीड़ित के लिए मैं हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो इस टाइम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डायलिसिस और कैंसर, इससे लोग जूझ रहे हैं। और ये कैसे पैदा हो रहा है हम इसके लिए भी फाइट करेंगे। इसके लिए हमारे एक बसेज हैं, हमारा और टाइप हुआ है अमेरिका की एक कंपनी से, जिनके पास बसेज हैं जो सर्वे करती हैं कि कैंसर कैसे उसमें डिटेक्ट करती हैं। वो बसेज की सुविधा भी हमारे इंडिया में आई हुई है। वो बसेज शायद 12 या 20 करोड़ के आसपास बनती हैं। अच्छा। उसकी सेवाओं के लिए हमारा टाइप हो रहा है कि हम गांव-गांव जाके लोगों को कैंसर का डिटेक्ट करेंगे। इनमें कैंसर पनपा तो नहीं है अभी, उसका उपचार पहले ही कर लें। अच्छा, वो बसेस हैं जो अपने आप से उसमें direct- सारे ऑलरेडी दिल्ली में, पंजाब में चल रहा है। अच्छा। पंजाब में 400 गाँव में वो बसेस घूम आई हैं। तो अच्छा। सबसे ज़्यादा कैंसर के जो मरीज हैं वो पंजाब में भी पाए जा रहे हैं। पानी में जो मिक्सिंग हो गई है, जो प्रदूषण आ गया, उससे बहुत ज़्यादा कैंसर वहाँ ही पाया जा रहा है। पूरी एक ट्रेन बनी हुई है कैंसर पीड़ित की, वो ट्रेन का नाम ही कैंसर पीड़ित है, उसके ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। तो बसेस से भी टाइप चल रहा है हमारा। एक बहुत बड़ी संस्था है, उनसे भी बात चल रहा है। ग्लोबल विजन पंजाबी ही हैं वो भी, वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। तो उनकी बसेस की सेवाओं को हम गाजियाबाद से लेके पूरे यूपी में यूज़ करना चाहते हैं। इसमें हमें सरकार की भी सहायता चाहिए होगी। अगर सरकार हमारा हाथ पकड़ लेगी तो शायद हम किसी को भी मेडिकल से जूझने नहीं देंगे, क्योंकि इतना ही हमारे दिल में हौसला है कि अगर हमें पीछे से सरकार का हाथ या पीछे सपोर्ट मिलेगी तो बहुत कुछ कर जाएंगे। हमें हॉस्पिटल के लिए पैसा नहीं कमाना, हमें लोगों की सेवा करनी है। नहीं, मुझे उम्मीद है कि सरकार भी इस पर अपना कुछ ध्यान देगी, और आप जैसी कार्यशैली वाले लोगों के लिए, आप जैसे जिस समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, पूरे समाज के लिए, सर्व समाज के लिए आप काम कर रहे हैं। और मुझे लगता नहीं कि इसमें किसी योगी सरकार को या किसी मोदी सरकार को किसी तरह की कोई दिक्कत होगी, और मुझे लगता है कि उनको आपका सहयोग करना चाहिए। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, सिंह साहब, आपके बारे में तो बात करते रहें तो बहुत समय तक हम कर सकते हैं बात, क्योंकि आपने इतने काम किए हैं और इतना जोश आज भी आप में है, ये देखकर मुझे खुद को हैरानी हो रही है। मैं आपसे बड़ा हूँ उम्र में, और आपके काम भी, आप काम भी देख रहे हैं, समाज भी देख रहे हैं, व्यापार भी देख रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप पूरे एक्टिव मोड में रहते हैं। और बस मैं ये चाहूँगा कि आप ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे आज के समाज को, जो उस वक्त पेंडेमिक के दौरान बिल्कुल ईश्वर के नज़दीक चला गया था, रिश्ते नाते याद करने लगा था, दोस्ती यारी याद करने लगा था, प्यार से रहने लगा था, नफ़रतें छोड़ भूल चुका था। ये अब फिर से वैसा ही माहौल है। क्या उनको वैसे ही रहना चाहिए? क्या हमेशा पेंडेमिक जैसे जोन में रहना चाहते हैं लोग,
तब वो ईश्वर को मानेंगे? क्या हमेशा आपदा रहे तभी वो अपने भाई बहन रिश्तेदारों को मानेंगे? तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कि आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या संदेश देना चाहेंगे आज की जनता को, कि हमें हमेशा किस तरह से आगे रहना चाहिए और क्या करना चाहिए? जो भी शो को देख रहा है, संजय बग्गा शो के माध्यम से मैं एक आपको मैसेज देना चाहता हूँ। हर रोज़ हम अपने परिवार के लिए सोचते हैं, जो फादर और पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, बच्चे अपने भविष्य के लिए सोचते हैं। हर बच्चा, हर पेरेंट्स का एक एक मेंबर अपने दिल में एक कोना ऐसा जिंदा रखें कि हम किसी दूसरे लोग के लिए सोचें, किसी दूसरे की भलाई के लिए सोचें। कभी कोई ऐसा मौका मिले उसे चूकना मत कभी भी। अपने लिए तो रोज़ आदमी जीता है मरता है, किसी के लिए कुछ इतना सा करोगे तो शायद रात को जो नींद आएगी ना, मुझे लगता नहीं कि ऐसी आनंदमय नींद कोई भी करोड़पति या अरबपति को भी आती होगी। जो किसी की सेवा करके जो नींद आती है, हमारा तो सारा दिन ये सेवा में बीतता है, तो रात की नींद हमारी 5 घंटे की नींद भी ऐसी होती है 12 घंटे पूरे कर जाती है। कभी वो मौका मत चूकना, किसी को भी मौका मिले, और अपने आसपास के लोगों में ये देखना किसको क्या ज़रूरत है। वो ज़रूरत अगर आप पूरी कर पा रहे हो तो बहुत बड़ा एक आप काम कर रहे हो। ऐसा मौका कभी कोई इंसान खोए मत। अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये ज़िंदगी है ज़माने के लिए। ऐसी बेहतरीन शख्सियत, बहुत दिल से समाज की सेवा करने, लगन से सेवा करने वाली शख्सियत गुरप्रीत जी रमी हमारे बीच में आज आए। हम एसबी रिकॉर्ड्स की तरफ से, संजय बग्गा शो की तरफ से बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि आप हमारे बीच में आए। गुरप्रीत जी धन्यवाद। हमारे इस एपिसोड को देखने के लिए जुड़े रहिए संजय बग्गा शो। आने वाले एपिसोड में आपको और भी एपिसोड्स हमारे बीच में, और हम ऐसी ही शख्सियतों को जोड़ते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए संजय बग्गा शो। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।